दोस्तों, अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और इसकी थीम है लो एंड हाई स्किल्ड जॉब्स, गैप राइजिंग एज मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन कंटिन्यूज। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से जुड़ा है। इस आर्टिकल में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा तैयार किया गया डेटा और सीनियर एक्सपर्ट्स के विश्लेषण भी शामिल है, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स याद रखने का एक नया अनुभव। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। चर्चा का कारण। पिछले 2 दशकों में भारत में आईटी उद्योग तेजी से विकसित हुआ है। खासकर बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र में इसकी वृद्धि उल्लेखनीय है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के इस विस्तार के साथ पारंपरिक उद्योगों जैसे कि परिधान और जूते के उत्पादन में गिरावट देखी गई है, जो लाखों अल्प कुशल श्रमिकों के लिए आजीविका का स्रोत थे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत को विकास करना है तो पारंपरिक रोजगार क्षेत्र में भी प्रगति करनी होगी और उन उद्योगों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना होगा जो बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। श्रम आधारित रोजगार में गिरावट। सितंबर की शुरुआत में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले दशक के दौरान निर्यात से जुड़ी नौकरियों में गिरावट देखी गई है। साल 2012 में देश के अंतर्गत निर्यात निर्भर रोजगार देश के घरेलू रोजगार का 9.5% था, जो 2020 में घटकर केवल 6.5% रह गया। इस गिरावट का मुख्य कारण भारत के निर्यात बास्केट में उच्च कौशल वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का प्रभुत्व है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम है क्योंकि ये श्रम प्रधान क्षेत्रों जितना अनुकूल नहीं। देश की विनिर्माण कमजोरियों के कारण ये कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश, मशीनरी में थाईलैंड और इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम जैसे देशों से पीछे रह गया है और इसी वजह से देश भर में कम कुशल नौकरियों के सृजन में लगातार गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी जीवीसी में की जाने वाली भागीदारी में भी गिरावट आई है। जीवीसी में कमी का एक कारण व्यापार संबंधी नौकरियों का कम सृजन भी है। भारत के 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जीवीसी शामिल है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भारत की जीवीसी भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक का डेटा ये भी दर्शाता है कि जीवीसी से जुड़े भारतीय निर्यातक बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बिना जीवीसी से जुड़े निर्यातकों की तुलना में बाजार और उत्पाद विवरण में आगे रहते हैं। लेकिन कच्चे माल की खरीद और उच्च परिवहन लागत जैसे कारणों से जीवीसी में भारत की भागीदारी प्रभावित हो रही है। वैश्विक क्षमता केंद्रों में वृद्धि। हालांकि पारंपरिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में विनिर्माण दर धीमी हुई है। इसके अलावा भारत वैश्विक डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में भी उभरा है। आज देश में आईटी इंजीनियरों की संख्या बढ़ रही है और 1600 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसीज स्थापित हो चुके हैं। भारत अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए डिजाइन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और परिवहन जैसे उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के प्रबंधन करने का केंद्र भी बन गया है। इसके कारण पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और आइए अब समझते हैं कि उच्च टैरिफ का भारतीय उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। दरअसल प्रमुख मध्यवर्ती इनपुट पर लगने वाले उच्च आयात शुल्क से भारतीय उत्पादों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुई है। अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों का मानना है कि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं भारत की वैश्विक व्यापार में भागीदारी को बाधित कर रही हैं। भारत प्रतिस्पर्धा में आने के लिए क्या कर रहा है? दोस्तों, वर्ष 2022 में WTO टैरिफ प्रोफाइल ने संकेत दिया है कि भारत समेत MFN टैरिफ 2019 के 17.6% से बढ़कर अब 18.1% हो गया है और 1900 दशक की टैरिफ कटौती को उलटते हुए भारत ने अब अपने समकक्षों की तुलना में उच्च आयात शुल्क भी लागू कर दिए हैं। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में टैरिफ की वृद्धि की है, लेकिन साथ ही वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में कई वस्तुओं पर शुल्क कटौती की घोषणा भी की गई है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। निष्कर्ष। इस आर्टिकल से स्पष्ट होता है कि भारत को केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय पारंपरिक श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि भारत में आईटी और सेवा क्षेत्र में प्रगति के बावजूद कम कुशल रोजगार के अवसरों में गिरावट चिंताजनक है।
उच्च टैरिफ और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गिरावट ने उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि सरकार द्वारा बजट में टैरिफ कटौती के प्रयास भी सराहनीय हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को संतुलित करने के लिए एक संतुलित विकास रणनीति आवश्यक है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन दोनों को मजबूती मिल सके। भारत में सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ पारंपरिक श्रम प्रधान उद्योगों में गिरावट की प्रवृत्ति पर चर्चा कीजिए और इस संदर्भ में श्रम प्रधान और उच्च कौशल क्षेत्रों के बीच बढ़ते असमानता का विश्लेषण करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। धन्यवाद।